कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। दीप सिक्का ऑनलाइन क्लासेज में आप सब संस्कृतज्ञों का हार्दिक स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में उच्चारण स्थानों के बारे में जाना था और उच्चारण जो स्थान है उसमें हमने कंठ के बारे में चर्चा की थी कि कंठ उच्चारण स्थान से ये वर्ण उच्चारित होते हैं। उसमें क्या था, ए को है विसर्जनीय नाम कंठ है, ए का उच्चारण स्थान कंठ है। और हमने क ख ग अंग और है इन सब वर्णों में ये जाना था कि इनको जब अपन बोलते हैं तो हमारे कंठ में एक विशेष प्रकार का कंपन होता है ना। अस्माकं कंठे कंपनम भवति तस्मात् कारणात् एव। इसमें किसी भी प्रकार का कोई आपको कन्फ्यूजन या किसी प्रकार की उलझन नहीं है, मैं इसे मान करके चलता हूँ। ये विसर्जनीय नाम है, इसका विसर्जनीय नाम का मतलब इतना ही समझो कि ये विसर्ग है। ये क्या है, विसर्ग है, जिसका उच्चारण स्थान सामान्यतः कंठ माना गया है। ठीक है, अब अपन आगे से बढ़ते हैं और आगे विचार करते हैं कि अगले वर्ण और कौन कौन से हैं। तो आप लिखो ईचु यशानाम, ईचु यशानाम तालु। ठीक है ना, ईचु यशानाम तालु। देखो अब आपको ये संस्कृत के बच्चे तो बिल्कुल तैयार कर ही लेंगे ईचु यशानाम तालु, लेकिन जो सामान्य बच्चे हैं वो ये देखो कि इनको हम किस तरीके से तैयार करें ताकि परीक्षा में किसी प्रकार का हमारे अंदर कन्फ्यूजन न हो ना। तो हम क्या करेंगे, इनको बोल करके देख लेंगे। सबसे पहले बोलते हैं ई। हम क्या बोलते हैं, ई। अब आप जानते हो कि जब ई का उच्चारण होता है तो जो हवा है वो तालु स्थान पर टकराती है। ई जीभ का आगे का हिस्सा है वो हवा को बाहर आने से रोकती है। जब हवा को बाहर आने से रोका जाता है तो स्वाभाविक है कि हवा कंठ से होती हुई सीधी तालु में टकराएगी। अगर तालु कहाँ है ये बात और ठीक से जाननी है तो आप अपनी दादी जी से बात करो, आपकी दादी जी आपको बढ़िया तरीके से बता देगी कि आपके मुंह में ये स्थान तालु है। ठीक है ना। तो आगे देखो च, चू है ना, ये चू, इसका मतलब है च वर्ग। और च के सारे वर्णों को अपन बोल के देखेंगे। च देखो, च बोलने से पहले की स्थिति देखो, जीभ बिल्कुल ऊपर छटक जाती है ना, चिपक जाती है ऊपर के जो जबड़े पर ना। और इसका मतलब है कि हवा को पूरी तरह रोक रही है। जब हवा बाहर आने से रुकेगी तो कहाँ टकराएगी, तालु में टकराएगी। तालु में हवा टकराती है, इसलिए हम च को च बोल पाते हैं, नहीं बोल ही नहीं पाते। ठीक है ना। तो ये पांचों वर्ण इसमें आ गए। उसके बाद में है ये श। अब देखो अपन बोलते हैं ना शंकर, शंकर। तो शंकर बोलते हैं तो वही बात है, हवा घर्षण के साथ आ तो रही है हवा, लेकिन घर्षण के साथ आ रही है। इसका मतलब जीभ कहीं ना कहीं हवा को रोक रही है। इसलिए अगर हवा रुक रही है तो कहाँ टकराएगी, तालु में। इसलिए इनका उच्चारण स्थान तालु हो गया। ठीक है ना। तो ये सारी बातें आपको समझ में आई गई होंगी। आप प्रैक्टिकली इनको बोल के देखोगे तो आप खुद फील कर लोगे कि हाँ ये वर्ण तालु से उच्चारित है। यहाँ पर ई का मतलब आप ये समझो कि जो ई के 18 भेद हैं वो सारे माने जाएंगे। ठीक। इसके बाद में अपन बात करते हैं री, मूर्धा, रीटुर्षाणाम मूर्धा। देखो पहले सबसे पहले ये समझ लो कि मूर्धन्य वर्ण कौन से हैं, इनको मूर्धन्य क्यों कहा गया। हमारा जो ऊपर वाला जबड़ा है ना, ऊपर वाले दांत हैं, ऊपर वाले दांतों की जो जड़ है वो जो जगह है उसको मूर्धन्य बोलते हैं, उसको मूर्धा बोलते हैं। ठीक है ना। अपने ऊपर वाले दांत, उनकी जड़ है ना, वहाँ उस स्थान को मूर्धा बोला गया है। कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण करते हैं तो जीभ का आगे का हिस्सा है ना, टिप ऑफ द टंग, वो ऊपर वाले दांतों की जड़ों में चले जाता है। इसलिए इनको मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। जैसे बोलो री, री। अब देखो आप खुद फील करो, च बोल के देखो, च और री बोलो, दोनों में अंतर है। तो री ट
ठ ड ढ न, और षटकोण वाला स षटकोण, शंकर षटकोण। तो आप सारे बच्चे समझ गए होंगे कि ये सारे के सारे वर्ण हैं कौन कौन से, री जिसके 18 भेद होते हैं और अपन सवर्ण संज्ञा करके इसके 30 भेद भी करने वाले हैं। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा। उसके बाद में टू में क्या है, ट के 5 वर्ण है ना, और र को भी बोल के देखो आप, र है ना, रंग, रंग तो वही है, जीभ का आगे का हिस्सा है, वो कहाँ चला जाएगा, आपके ऊपर वाले दांतों की जड़ों में। इसलिए इन वर्णों का उच्चारण स्थान भी क्या हो गया, मूर्धा हो गया, और ये वर्ण मूर्धन्य कहलाते हैं, है ना। परीक्षा में आपसे पूछेगा कि मूर्धन्य वर्ण इनमें से कौन सा है, तो बिल्कुल आप बोल के देखोगे तो बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज नहीं होगे। और जो प्रैक्टिकली ज्ञान होता है ना, समझ का ज्ञान, वो बड़ा अच्छा होता है। आपको लगता है कि मैं इनको रट लूँगा, लेकिन रटी हुई बात है ना, वो अंडर प्रेशर है ना निकल जाती है। समझ की बात है ना, वो प्रेशर में और समझ पैदा करती है ना, इतना सा ध्यान रखना आप। इसके बाद में अपन बात करें तो लरी तुल शानाम दंता, दंता, लरी तुलसा नाम दंता। देखो आप बोलो, पहले तो ये देख लो कि दंता हुआ क्यों। जब अपनी जीभ है ना, जीभ ये ऊपर और नीचे वाले दांतों के बीच में फंसती है, और जब बीच में फंसने से ही इन वर्णों का उच्चारण होता है, तो इनको अपन दंते वर्ण बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बोलो लरी, लरी है ना, त, थ, द, ध, न, ठीक है, और ल, और श है ना, स्कूल वाला श। आप खुद फील करो बोल करके कि शंकर वाले श में और षटकोण वाले श में और स्कूल वाले श में, तीनों में जीभ 3 स्थितियों में होती है। इसी वजह से इस जीवा के इस प्रकार के परिवर्तित रूप की वजह से ही इनको अलग अलग उच्चारण स्थान दिया गया है। आप समझ रहे हैं ना बात को। तो क्या हो जाएगा, सरलीकृत रूप से लरी, और तू का मतलब तय वर्ग, तय के सारे तय, थ, द, ध और न, और ये ल, और क्या है ये स। इनको आप बोल करके देखो, किसी भी वर्ण को बोलो इनमें से, थ, देखो दोनों ऊपर और नीचे वाले दांतों के बीच में जीभ जा रही है, और जीभ के इस तरीके से दांतों के बीच में जाना ही इनको दंते वर्ण बना देता है। समझ गए होंगे आप पूरी बात। यदि किसी प्रकार का कोई ऊहापोह है, अब भी ना समझ में बात नहीं आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में लिखो, इस क्लास को फिर से अच्छा सा बना के आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे, ठीक है। अब आगे देखो, उपूप दमानिया नाम औष्ठव। इसको थोड़ा सरलीकृत रूप से लिखें तो ऊ लिखें, और ये पू, और ये उपधमानिया नाम है ना, उपधमानिया। तो ये ऊ और ये ऊ मिलकर के बड़ा पू बन जाता है ना। अब ये कह रहा है कि ऊ का प वर्ग पूरा हो गया, और उपधमानिय इनका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, ओष्ठ है। क्या है, ओष्ठ, जिसको हिंदी में अपन क्या कहते हैं, होठ। ये है, कैसे हुआ, पै बोलो, बिना होठों को एक जगह किए सटाए आप पै बोल ही नहीं सकते, इसलिए सीधी सी बात है, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ हो गया। प, फ, ब, भ, म, ऊ भी देख लो, ऊ बिना होठों को मूवमेंट करवाए बिना ये बोल ही नहीं सकते अपन। समझ रहे हो ना आप। तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया, ओष्ठ हो गया। यहाँ पर कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं है, ये सिंपल सरल सी बातें हैं। उसके बाद में एदई तो हो, और इसका हो जाएगा कंठ प्लस तालु। कंठ और तालु से ये ए और ये आई, ये कंठ और तालु से बोले जाते हैं, इनका ध्यान रखना। ऐसा कैसे हो सकता है कि
ए और ई मिलकर के मान के चलें कि ये होता है, तो इसका कंठ हो गया, इसका तालु हो गया। ठीक है, परीक्षा में इसको याद रखना, ए दे तो ऐसे रिक्त स्थान दे देगा आपको, है ना। और ये भी दे सकता है, ओ दऊ तो हो, इसका मतलब इसमें दो वर्ण हैं, एक ओ है और एक औ है, और इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठोष्ठम, है ना। कंठोरोष्ठ, कंठोरोष्ठ कैसे हुआ, ये ए और ऊ से मिलकर के बना है, तो ए का कंठ हो गया, ऊ का क्या हो गया, ओष्ठ हो गया, तो कंठोष्ठम। ठीक है ना, थोड़ा सा इसको नज़र में रखना, है ना, अच्छी सी लैंग्वेज है ये। उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा। अगली बात अपन करें तो ये सबसे विशिष्ट बनता है, वैकारस से दंतोष्ठम, वैकारस से दंतोष्ठम। तो वै का उच्चारण स्थान दंते भी बताया गया और ओष्ठ भी बताया गया है। कैसे कि वै को बोलते हैं वै, तो होठ का तो सीधा सीधा ही संबंध है इससे, है ना। और दंत कैसे बोला, दंत का वही है वै। तो जीभ की, आप जीभ को देखो, जीभ की कहाँ स्थिति है वै को बोलने में, वै, है ना। ये जीभ है वो नीचे वाले दांतों में बिल्कुल घुस रही है, तो जीभ और दांत दोनों का इसमें रोल होने की वजह से इनको क्या हो गया, दंतोष्ठम बोल दिया। क्या बोला, दंतोष्ठम। बात समझ में आ गई होगी। और हमने ये भी जाना था कि नासिका अनुस्वार से और अनुस्वार से नासिका और मुख सहित, है ना, मुख सहित नाक से जो वर्ण उच्चारित होते हैं उनको क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। ये भी हमने जान लिया था। और हमने अनुस्वारकार इन सब का पहली क्लास में ही सारा वर्गीकरण और इनका उच्चारण स्थानों के बारे में जान लिया था। जीवा मूल्य के बारे में अपने जान लिया कि जीव के मूल भाग से ये उच्चारित है। ठीक है ना। और उपद महानिया नाम के बारे में हमने जाना था कि ये प और फै के साथ आश्रित होते हैं, इसलिए इनका उच्चारण स्थान भी ओष्ठ हो गया। ठीक है, तो ये उच्चारण स्थान की आज कक्षा पूरी होती है। उम्मीद करता हूँ कि ये सिंपल सीधी सीधी बातें आप सबको समझ में आ गई। और सेकंड ग्रेड में द्वितीय श्रेणी में सामान्यतः 1 या 2 प्रश्न यहाँ से संभावित हैं, और यहाँ से प्रश्न किसी का गलत नहीं होता। जो सीरियस गंभीर बच्चा है उसका किसी का गलत नहीं होता, क्योंकि बहुत सीधी और सिंपल बातें हैं। आपको भी ये पूरी बात समझ में आ गई। आपका भी प्रश्न किसी भी हालत में किसी भी स्थिति में गलत नहीं होगा। यदि होता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता की बात होगी। धन्यवाद।